जय हिंद दोस्तों। आज ये भौतिकी जगत के जो स्थूल क्षेत्र के कुछ पार्ट थे उनकी अंतिम क्लास है। तो आइए देखते हैं वैद्युत गतिकी यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं या क्या है। स्थूल कार्य क्षेत्र का एक पार्ट है। क्या है? पार्ट है। किसका पार्ट है? स्थूल कार्य क्षेत्र का। किसका पार्ट है सर? स्थूल कार्य क्षेत्र का ये पार्ट है वैद्युत गतिकी। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मतलब ELECTRO इलेक्ट्रो। इसके बाद क्या जोड़ना है सर? डाई। डाई मतलब DY। उसके बाद क्या सर? नेमिस NAMICS। इस तरह क्या बन गया? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब वैद्युत गतिकी। आइए देखते हैं वैद्युत गतिकी की परिभाषा क्या होती है। इस शाखा के अंतर्गत, किस शाखा के? वैद्युत गतिकी के अंतर्गत आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत गतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है पूछा जाए तो इस बात को गौर करिएगा। किसका अध्ययन किया जाता है? आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं का क्या किया जाता है सर? अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है इस शाखा के अंतर्गत। देखिए, इस शाखा के अंतर्गत आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं का क्या किया जाता है सर? अध्ययन किया जाता है। तो हमने बताया सर इस शाखा के अंतर्गत आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं का से संबंधित आवेशित और चुंबकित वस्तु जो होंगी उनसे जो संबंधित परिघटनाएं घटेंगी उन्हीं परिघटनाओं का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत? वैद्युत गतिकी के अंतर्गत। यानी ये एक लड़का है। ये क्या है सर? लड़का है। ये लड़का है और इसको अध्ययन करना है आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं के बारे में। किसके बारे में? इसके बारे में। क्या करना है? अध्ययन करना है। अध्ययन करना है तो विज्ञान की किस शाखा में जाएगा? विज्ञान की ये इस शाखा में जाएगा वैद्युत गतिकी। भौतिक विज्ञान के वैद्युत गतिकी मतलब स्थूल कार्य क्षेत्र के इस वाले पार्ट में ये आ जाएगा। इसके मूल नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक डॉस, एम्पियर तथा फैराडे ने किया। कौन है सर? एक है वैज्ञानिक डॉस, एम्पियर। तीन वैज्ञानिकों का इसमें योगदान है। वैज्ञानिक डॉस, एम्पियर और कौन है? फैराडे। फैराडे। तो वैज्ञानिक डॉस, एम्पियर तथा फैराडे ने इस वैद्युत गतिकी जो है इसके मूल नियम जो हैं उसके मूल नियम का प्रतिपादन इन्हीं तीन वैज्ञानिकों ने किया। एक नोट है यानी मुख्य पॉइंट, इस शाखा में वैज्ञानिक मैक्सवेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इससे संबंधित इन्होंने 4 समीकरण दिए हैं। किनका योगदान रहा सर? वैज्ञानिक मैक्सवेल का। किनका सर? मैक्सवेल जो है, मैक्सवेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वैद्युत गतिकी में मैक्सवेल का महत्वपूर्ण योगदान है सर। इस शाखा में जो वैज्ञानिक मैक्सवेल हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वैज्ञानिक 3 थे जिन्होंने मूल नियमों का प्रतिपादन किया, वैज्ञानिक डॉस, एम्पियर तथा फैराडे। किंतु जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो किसका होता है? मैक्सवेल का होता नहीं है। आजकल जो सामाजिक घटनाएं भी होती हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस भौतिक विज्ञान में भी कुछ ऐसा ही है। तो वैज्ञानिक मैक्सवेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा किसके अंतर्गत? वैद्युत गतिकी क्षेत्र के अंतर्गत। आइए देखते हैं सर वैद्युत गतिकी की कुछ समस्याएं भी हैं। समस्याएं क्या हैं? अब उनकी समस्याओं पर बात करते हैं। हमने पहले बताया था मंत्रिमंडल का यह सदस्य है, कुछ लाभ है तो कुछ हानि, यानी इसकी कुछ समस्याएं भी हैं। किसी धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र में गति। धारावाही चालक का मतलब है कि जिसमें धारा क्या हो? प्रवाहित हो। ऐसा चालक हो जिसमें धारा क्या हो? प्रवाहित हो सर। ऐसा चालक हो कोई जिसमें धारा प्रवाहित हो और चुंबकीय क्षेत्र में वह गति करने लगे। ये है। किसी वैद्युत परिपथ के वोल्टता से अनुक्रिया।
कोई भी वैद्युत परिपथ है, उस वैद्युत परिपथ के वोल्टता से अनुक्रिया ही क्या है? अनुक्रिया ही ये भी एक समस्या है। किसकी है? वैद्युत गतिकी की। किसी एंटीना के प्रत्यावर्ती कार्यप्रणाली, एंटेना है, क्या है? एंटीना है, उसकी प्रत्यावर्ती कार्यप्रणाली, कैसी कार्यप्रणाली हो? प्रत्यावर्ती हो। किसकी हो? एंटीना की हो। आयन मंडल तो आप परिचित ही होंगे। आयन मंडल किसे कहते हैं? आयन मंडल में रेडियो तरंगों का जो संचरण होता है, ये है वैद्युत गतिकी की समस्याएं। किसी धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र में गति है वैद्युत गतिकी की समस्याएं। किसी वैद्युत परिपथ के वोल्टता से अनुक्रिया है समस्याएं। किसी एंटीना को प्रत्यावर्ती कार्यप्रणाली है वैद्युत गतिकी की समस्याएं। प्रकाशिकी क्या है? अब जान लें तो उसके उप विषय भी हैं कुछ। किसके? प्रकाशिकी के उप विषय क्या है? दूरबीन तथा सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि, पतली झिल्ली के रंग, ये सब प्रकाशिकी के उप विषय हैं। प्रकाशिकी है क्या? तो प्रकाशिकी स्थूल कार्यक्षेत्र का, किसका सर? स्थूल कार्यक्षेत्र का। स्थूल कार्यक्षेत्र का प्रकाशिकी क्या है? स्थूल कार्यक्षेत्र का एक पार्ट है। कौन है? प्रकाशिकी है। ठीक, स्थूल जो कार्य क्षेत्र है उसका एक पार्ट है। कौन है? प्रकाशिकी है। आइए देख लेते हैं प्रकाशिकी क्या है। स्थूल कार्य क्षेत्र का एक पार्ट ही है। तो प्रकाशिकी क्या है? आइए देखते हैं प्रकाशिकी। इस शाखा में प्रकाश पर आधारित परिघटनाएं होती हैं। जैसे प्रकाश का आखिर परिवर्तन क्यों होता है, आखिर प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, विवर्तन क्यों होता है, इन सब का अध्ययन प्रकाशिकी के अंतर्गत किया जाता है। दोलन तथा तरंगे हैं। विज्ञान के इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के कंपन जो होते हैं तथा उसमें उत्पन्न विक्षोभ के संचरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? दोलन तथा तरंगे में। विभिन्न वस्तु हैं, उनके कंपन क्यों हो रहा है, उसमें उत्पन्न विक्षोभ का संचरण क्यों हो रहा है, इस सब का अध्ययन कौन कराएगा? दोलन तथा तरंगे कराएंगे। मतलब ये है आदमी, ये क्या है? लड़का है यानी विद्यार्थी है। इसको पढ़ना है कि आखिर जो वस्तुएं हैं, कौन वस्तुएं जो हैं सर? वस्तुओं जो हैं, वस्तुओं का कंपन, वस्तुओं के कंपन क्यों होता है, और आखिर लड़का तो भाई उड़ गया, फिर से लड़का बना लेते हैं। चलिए, तो ये है लड़का। ये कौन है सर? लड़का है। अब ये लड़का जो है, ये है लड़का। अब लड़का को क्या अध्ययन करना है? विभिन्न वस्तु जो है, ये विभिन्न वस्तु के कंपन और उसमें उत्पन्न विक्षोभ के संचरण का अध्ययन करना है। तो अब बोलो उसको भौतिक विज्ञान की किस शाखा में जाना होगा? तो भौतिक विज्ञान के स्थूल कार्य क्षेत्र के प्रकाशिकी के में नहीं जाना पड़ेगा, उसको दोलन तथा तरंगे नामक पार्ट में जाना पड़ेगा। यदि विद्यार्थी को प्रकाश पर आधारित परिघटनाओं का अध्ययन करना है कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है, अपवर्तन विवर्तन क्यों होता है, तो इसी लड़के को जाना पड़ेगा स्थूल कार्य क्षेत्र में। लेकिन स्थूल कार्य क्षेत्र के अगले वाले पार्ट किस में जाना पड़ेगा सर? तो स्थूल कार्य क्षेत्र के प्रकाशिकी नामक पार्ट में जाना पड़ेगा। इसको किसमें? प्रकाशिकी में जाना पड़ेगा। लेकिन दोलन तथा तरंगे अध्ययन करना है तो इसमें जाना पड़ेगा इसको। लड़का एक है, पढ़ना है। अगर सारे विषय बांट दिए गए हैं, किस लिए बांटा गया है? इसीलिए भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण किया गया है कि विद्यार्थी कितनी आसानी से जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, उन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कर सके। इसलिए इनको बांटकर एक नया नाम दे दिया गया है प्रकाशिकी।
ऑप्टिक्स और दोलन तथा तरंगे, ताकि विद्यार्थी कितना अच्छा से अच्छा पढ़ सके। जिस प्रकार से देश को चलाने के लिए लोकतांत्रिक शासन बनाया गया है, कितना अच्छा देश चले, जनता वहाँ की सुखी रहे, कितना अच्छा देश का विकास हो सके, उसी प्रकार से विद्यार्थी को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए इस भौतिक विज्ञान का एक भाग में नहीं सर, पहले 2 भाग में बांटा गया। उसके बाद देखिए सर, इसको 2 भागों में पहले बांटा गया, चिरसम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। आज आपको समझ में आएगा कि आखिर इसका वर्गीकरण क्यों किया गया। अगर ये लड़का है, उसको अध्ययन करना है, यांत्रिकी क्या है, ऊष्मागतिकी, प्रकाश की, वैद्युत गतिकी, दोलन तथा तरंगे हैं। बस ये नाम है, ये सारे के सारे नाम हैं, काम तो इनके अंदर है, काम तो इनके अंदर है, यानी प्राकृतिक घटनाएं इनके अंदर हैं। बस इन्हें नाम दिया गया है कि तुम्हारा ये नाम रखा गया है। इतनी मतलब कुछ प्राकृतिक घटनाएं मिली, कुछ प्राकृतिक घटनाएं मिली और उन प्राकृतिक घटनाओं का क्या दे दिया गया सर, एक नया नाम दे दिया गया। किनका? प्राकृतिक घटनाओं का। इन्हीं प्राकृतिक घटनाओं का कुछ ना कुछ नाम दे दिया गया। ये सारे के सारे नाम हैं, ये सारे के सारे नाम हैं, कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। ये भी नाम, ये भी नाम, ये भी नाम, ये भी नाम, तो ये नाम है। जब यांत्रिकी पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कौन सी प्राकृतिक घटना हमें पढ़ना है। जब ऊष्मागतिकी पढ़ोगे तब कौन सी घटना तुम्हें पढ़ना है, कौन सी प्राकृतिक घटना, तब समझ में आएगा। वैद्युत गतिकी में कौन सी प्राकृतिक घटना पढ़ना है। ये सारे के सारे नाम हैं, बस प्राकृतिक घटनाएं थी, उनको एक विशेष नया नाम दे दिया गया, बस, और ये कुछ नहीं है। इसीलिए वर्गीकरण किया गया है, ताकि विद्यार्थी अच्छे से अच्छे समझ सके और पढ़ सके। धन्यवाद।